सारे वाइट्स के पीपल्स के लिए उनके ऊपर कहा कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। उनको सिर्फ उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया था, उन्होंने वाइट्स को कुछ कम, बस उनके जिस कहते हैं ना नॉर्मल राइट ऑफ द पीपल कि आप अपने हक में बोलो, उनको अपने हक में बोलने के लिए ही उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साउथ अफ्रीका ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे लाए, जब ब्लैक्स के अमाउंट ज़्यादा हो गया है, ब्लैक्स को अपने राइट समझ में आने लगे कि जो वाइट थे वो हमारे पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नाउ वी हैव टू ब्रेक देयर रूल। तो ब्लैक विद द हेल्प ऑफ नेल्सन मंडेला एंड मैनी अदर ब्लैक नेटिव्स, उनकी हेल्प से जो वाइट थे उनके ऊपर वो धीरे धीरे उनके ऊपर टेक ओवर करने लगे। वाइट्स को लगा कि अब हमारा रूल यहाँ पे नहीं चल पाएगा, तो वाइट्स एंड ब्लैक ने साथ में मिलकर एक डेमोक्रेसी बनाने की सोचा कि हम इक्वालिटी के साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी वाइट्स को डर था कि जो ब्लैक्स थी वो उनके प्रॉपर्टी पे ले लेंगे, उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा बिहेवियर उन्होंने करा उनके साथ वो ब्लैक भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया नेल्सन मंडेला के द्वारा, तो वहाँ पे सबको इक्वल राइट मिलने लगे। वाइट्स वहाँ से नहीं गए थे, वो भी ब्लैक्स के साथ बिल्कुल इक्वालिटी से रहने लगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में ब्लैक एंड वाइट का नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रिलीजन एंड कास्ट के बेस में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में भी कास्ट है, रिलीजन है, रिलीजन होने के कारण ही तो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ था। तो दैट्स इसमें है कि अब इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम ये कह सकते हैं कि एक जो कंट्री है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तब भी वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक होती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए। डेमोक्रेटिक है क्योंकि वो इक्वल राइट दे रही है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। अब इसमें फिर है टॉपिक मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने थे, और उसमें बहुत सारी जैसे कि हमें बताया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब हम ब्रिटिशर्स से चले गए थे यहाँ पे हमारी कंट्री फ्रीडम हो गई थी, तो 3 चॉइस मिली थी ईच एंड एवरी स्टेट को। प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनको 3 चॉइस मिली थी, या तो पार्टीशन के द्वारा भी हुआ था ये कि या तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या फिर आप इंडिया में रहो, या फिर अपना अलग से ही आप अपना कर लो। लेकिन इसी तरीके से आपने जम्मू कश्मीर का भी सुना होगा, वो इंडिया में क्यों ज्वाइन हो गया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान टेक ओवर करने लग गया था, तो उसने कहा कि हम इंडिया का ही पार्ट बन जाएंगे, हम अलग से नहीं रहेंगे। ऐसे ही पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी बहुत सारे बातें हुई कि ऐसे करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी, फिर बाद में बिल्कुल सबकी राय को ध्यान में रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में बनकर आया था हमारे पास। अब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ थी, एंड वहाँ पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मेनली जो थी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टाइम लगा था अप्लाई होने में। एज वी नो कि 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था, लेकिन वो 1949 में ही 26 नवंबर को वो बन चुका था, लेकिन उसको लागू होने में टाइम पीरियड लगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स कुछ डेज़ का वो टाइम था, जो टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म होने में। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और जब वो लागू हो चुका था, तो सारे सिटीजन, सारी गवर्नमेंट पे वो लागू हुआ, सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना। जो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना चाहिए था, बाद में उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पता लगने लग गई। एज वी सेइंग कि गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फिलॉसफी आ जाती है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे लाइक महात्मा गांधी, उन्होंने भी बहुत सारी उन्होंने बताई थी लोगों को चीज़ें, एंड इनमें वही है कि भाई इसमें बेसिकली बात किसकी हुई थी, सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और पहले की, कि क्या बेटर हुआ था। गांधी जी ने हमें इस बारे में बताया था। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी जो स्पीच थी हमारे इंडिया की सबसे पहले, इसको हम कहते हैं
ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच इन दिस चैप्टर। उन्होंने बिल्कुल बताया है कि ईच एंड एवरी सिटीज़न को किस तरीके से उनको लाइक क्या क्या उन्होंने करा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो बलिदान था ब्रिटिशर्स तक का, उन्होंने सबके बारे में उस स्पीच में जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी में एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट इज इसमें पेज नंबर 26 पे एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रेम्बल भी गिवन है वहाँ पे, कि हमारा जो प्रेम्बल है वो बताता है कि हमारे ईच एंड एवरी सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरीके से रहते हैं, हमें इक्वालिटी में रहना चाहिए, हमारा प्रेम्बल शो करता है। अब इसमें यही है इसमें कई टर्म यूज़ करी गई है, सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब यही शो करते हैं कि हम जो इंडियन हैं वो इक्वालिटी के साथ इस इंडिया में रहते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में बेसिकली हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द इंडिया। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे हमारे जो इंडिया था वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। इस पूरे चैप्टर में आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ फॉर्म हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही फॉर्म हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, लिमिटेशन देता है गवर्नमेंट पे, सिर्फ सिटीजन्स को नहीं, गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट हैं जो गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को दोनों को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स फॉर द चैप्टर। थैंक यू।